नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्टार्टअप की बात करेंगे जो क्रॉसेंट और बैफल को मिला के एक ब्रांड नया बनता है और शार्क टैंक इंडिया से सीजन 5 में शार्क से 2.5 करोड़ रुपए ले आते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनकी स्टोरी ही नहीं, आज हम एक फाइनेंस की नजर से भी पूरा एक एपिसोड डिकोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कभी शार्क टैंक देखते हैं वक्त सोचते हो कि यार ये वैल्यूएशन और मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी, इक्विटी एंड डेब्ट कैसे कैलकुलेट होगा, यूनिट एंड इकोनॉमिक्स क्या यूज हो रही है, सीएसी एंड एलटीपी में क्या यूज है, तो इन सबको हम एक साथ देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसे मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है कि रेवेन्यू और मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके बिठा देता हूँ। इस पूरे टॉपिक पे हम क्रॉसेंट और बैफल की बात करेंगे, जो दोनों ही जो ब्रेकफास्ट है वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा यूज करा जाता है ये क्रॉसेंट और बैफल। तो हमारे जो इंडिया में जो एक टीम है ग्रैफल गाइस की, उन्होंने क्या करा, उन दोनों ने इन दोनों को ब्रेकफास्ट को मिस करके इन्होंने एक क्रॉफल बना दिया, क्रॉफल नाम की डिशेस बना दी और एक अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। तो आज इसी स्टार्टअप के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं, स्लाइड पे आते हैं, उसके बाद आपसे स्लाइड 1 पे बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके बिजनेस पे। तो द क्रॉफल गाइस एक मुंबई बेस्ड क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ब्रांड है। ये लोग बनाते हैं क्रॉफल, जो है क्रॉसेंट और बैफल का एक हाइब्रिड प्रोडक्ट। ये क्रॉसेंट है, ये बैफल है, इसका ये है हाइब्रिड प्रोडक्ट जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है ये चीज। ठीक है। सोचो क्रॉसेंट की बटरी फ्लैकनेस और बैफल का क्रिप्सी ग्रेट का दोनों टेक्सचर को दोनों एक साथ इन्होंने रख दिया है। तो बहुत यूनिक आइडिया है इनका। स्लाइड पर आप बेस्ट देख सकते हैं, आप इन दोनों की इमेज मैंने लगा रखी है और कंप्लीटली न्यू कैटेगरी है इंडिया के अंदर। अब फाउंडर कौन है पहले ये देख लेते हैं। तो पहले फाउंडर की बात करते हैं हम, राहुल बोरा, जो एक एक्टर हैं और अब जाके वो एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। इन्होंने शाहरुख खान के साथ भी ऐड कर रखा है। अब बात करते हैं अनन्या अग्रवाल की, जो एक इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के साथ में एक रिसाइकलिंग स्टार्टअप है इनका। और इनके नीचे है वीर पिंटू, जो एक फिल्म इंडस्ट्री से प्रोफेशनल कहलाते हैं। और चौथे फाउंडर की बात करें तो एम ए थाकर, जो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये चारों फाउंडर अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है इनके पास। एक के पास ब्रांडिंग है, दूसरे के पास ऑपरेशन है, तीसरे के पास फाइनेंस है। यही एक स्ट्रांग टीम होती है। तो एक चीज आप जरूर नोट करें, जितने आप स्टूडेंट या इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो स्टार्टअप की सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होती, टीम से भी होती है। शार्क अक्सर बोलते हैं मैं टीम में इन्वेस्ट करता हूँ, आइडिया में नहीं। तो ये चीज काफी नोट करने वाली है। और हाँ भाई, कोई भी बंदा अगर वो कर रहा है तो टीम में इन्वेस्ट करेगा। तो आइडिया एक तरफ से आइडिया फेल हो सकता है, लेकिन टीम अगर ज्वाइन है, टुगेदर है, तो दूसरा भी आइडिया क्रिएट कर लेगी। तो मतलब टीम को एक साथ रहना बहुत जरूरी मांगता है। ठीक है। आइए अब समझते हैं बिजनेस मॉडल। सिंपल डेफिनेशन में समझा जाए तो पैसा कैसे आता है। तो क्रॉफल गाइस के 3 रेवेन्यू चैनल्स थे। पहला था फिजिकल स्टोर, जिसपे कस्टमर खुद चल के आते थे। दूसरा चैनल था ऑनलाइन डिलीवरी, लाइक स्विगी जोमेटो, मतलब कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते, ये रिसीव करते थे स्विगी और जोमेटो से। तीसरा था क्लाउड किचन, जिसमें ये स्विगी और जोमेटो के ऑर्डर ही डिलीवरी के लिए यूज करते हैं क्लाउड बेसिकली। ठीक है। अब एक चीज और, प्रोडक्ट इनके जो प्रोडक्ट थे वो मिक्स थे। मिक्स का मतलब यह है क्रॉफल के साथ कस्टमर क्या लेता था। लाइक जैसे क्रॉफल के साथ कस्टमर बेवरेजेस ले सकता था, इनके पास ऑप्शन थे, डेजर्ट ले सकता था, स्नैक ले सकता था। तो इन्होंने खुद एक क्रॉफल्स भी रखा था, जो एक 250 रुपए एवरेज प्राइस पे रखा था। बेवरेज 120 था, डेजर्ट 150 था, स्नैक 100 रुपए का था। तो एक कस्टमर का एवरेज ऑर्डर हो सकता था 400 से लेके 500 तक का। इन सबका एवरेज एक 400 से 500 तक का एक कस्टमर ऑर्डर करेगा ही करेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं एओबी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जब एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स की सेल करे तो एओबी बढ़ता है। समझ में आया। एक प्रोडक्ट जो इनका क्रॉफल है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बिकवा रहा है, तो उससे एओबी बढ़ता है।
इसका मतलब रेवेन्यू पर कस्टमर ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मैकडोनल्ड भी यही करता है, बर्गर के साथ फ्राइज और कोक देता है, ठीक है, तो उसका एओबी बढ़ेगा। एप्पल भी यही करेगा, करता है, आईफोन के साथ एसेसरीज देता है। तो क्रॉफल गाइस भी यही कर रहे हैं, काफी स्मार्टली अप्रोच है उनकी, काफी अच्छे से उन्होंने मार्केट एनालाइज करके फिर अपना ब्रांड को लॉन्च करा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एओबी क्या होता है। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है नंबर्स। स्लाइड पे आप देख सकते हैं मंथली रेवेन्यू ग्रोथ का एक चार्ट मैंने लगा दिया है, जिसमें पहले 12 दिन में क्रॉफल गाइस ने 3 लाख रुपए जनरेट करे, सिर्फ क्रॉफल क्रॉफल से। जून में 27 लाख की सेल हुई है इनकी, जुलाई में 31 लाख, अगस्त में 29 और सितंबर में 40 लाख। और इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है क्रॉफल को बेचने का वो है 250 रुपए, ठीक है। तो टोटल लाइफ टाइम जो सेल्स हुई है इनकी, वो ये 1 करोड़ 5 लाख की। लेकिन सबसे शॉकिंग नंबर यह है कि इसका ग्रोस मार्जिन 70% है। मेनली क्यूएसआर में जो होती हैं, जो अडॉप्ट करती हूँ, 45 से 50% रहता है, लेकिन इनका 70% है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है 70%, ठीक है। अगर आप, तो इसका मतलब क्या है, देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए 70% ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालना, ठीक है। अगर आप 250 का क्रॉफल बेच रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेंट कॉस्ट अगर 70% मार्जिन है तो 75 रुपए आएगी। अगर आप 250 का क्रॉफल बेच रहे हैं तो इंग्रेडिएंट कॉस्ट सिर्फ इनकी 75 रुपए आ रही है। तो इनका जो प्रॉफिट बच रहा है वो 175 रुपए बच रहा है जेब में, खाली बस 250 रुपए का बेच के 75 की इनकी कॉस्ट आ रही है, तो इनका 175 खाली प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रॉस मार्जिन निकालते कैसे। सबसे पहले रेवेन्यू जो आपका सेल हुई है, तो इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, रेवेन्यू, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच के इनका 250 रुपए आएगा रेवेन्यू। इसमें से हम उसकी लागत, उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे, एंड अपॉन में ले लेंगे रेवेन्यू, कितने का बेच रहे हैं, 250 का, इंटू 100, ठीक है। ये आपका ग्रॉस मार्जिन निकल जाता है। जैसे 250 में से आप 75 घटाओगे तो 175 आएगा, और 175 डिवाइडेड करोगे 250 से, और इंटू करोगे 100, तो 70% ग्रॉस मार्जिन आपका इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया हो। तो ये अब जान लेते हैं क्यों इतना हाई है इनका 70% मार्जिन, क्यों है इतना हाई। तो इनका जो मटेरियल जो है ना, काफी लो कॉस्ट में मिल जाता है इनको। मटेरियल की जो कॉस्ट है काफी लो है, ठीक है, चीप मटेरियल मान सकते हो। और इन्होंने एक प्रीमियम प्राइसिंग सेट कर रखी है 250 रुपए, क्योंकि इनका जो मेनली जो ऑर्डर आता है वो स्विगी जोमेटो से आता है, तो वहां पे इनकी रेटिंग के हिसाब से प्रीमियम प्राइसिंग सेट कर रखी है। और उस हिसाब से इनकी जो आजकल की यूथ है वो ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा कर रही है, तो उस वजह से इन्हें काफी 250 का एक काफी प्रीमियम प्राइस इन्होंने सेट कर रखा है, जो काफी हद तक बेस्ट भी है। लेसन क्या मिलता है हमें इस चीज से, और इन्वेस्टर को क्या लेसन सीखने को मिलता है, जिस चीज में हाई मार्जिन होता है तो उसका बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा होगा और ज्यादा ग्रोथ कैपेसिटी होगी। ये चीज सीखने को मिलेगी, कॉपी पे नोट कर लो। हाई मार्जिन जिस बिजनेस का होगा, लाइक 70% है, तो ये हाई मार्जिन की कैटेगरी में आ रहा है, क्यूएसआर में। तो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट करेगा और ज्यादा ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इधर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज की, जो है वैल्यूएशन और इक्विटी, जिसके लिए सबने शार्क टैंक देखने की बात करी, और यही इसकी असली बात होती है शार्क टैंक के अंदर, कि किसी भी बिजनेस को कितनी वैल्यूएशन देंगे शार्क, और कितना वो इन्वेस्ट करेंगे और कितनी वो इक्विटी लेंगे। तो सबसे पहले समझाने से पहले मैं बता दूं कि वैल्यूएशन निकालते कैसे हैं। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डिवाइड करना है इक्विटी परसेंटेज से। तो उससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकल जाएगी करंट में। कैसे निकलेगी, फॉर एग्जाम्पल फाउंडर ने आस्क करा इन्वेस्टर से, मुझे चाहिए 1 करोड़ पे 1% इक्विटी, 1 करोड़ आप इन्वेस्ट करो, हमें 1% अपनी बिजनेस की इक्विटी आपको देंगे। तो वो अपनी बिजनेस की जो वैल्यूएशन बता रहे हैं वो 100 करोड़ बता रहे हैं, शार्क्स को 100 करोड़ बता रहे हैं, तो ये तो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो एक काउंटर ऑफर आता है शार्क की तरफ से, हम आपको देते हैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपके बिजनेस की हमें 3% इक्विटी चाहिए। जो वैल्यूएशन बैठ रही है उनके बिजनेस की 33 करोड़ रुपए, 33 करोड़ रुपीज। तो ये भी क्रॉफल गाइस ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया।
ऑफर 2 आया उनके पास काउंटर ऑफर में। शार्क कहते हैं हम आपके बिजनेस में 1.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें हम आपकी बिजनेस की 5% इक्विटी लेंगे। तो शार्क ने उस बिजनेस की, उनके बिजनेस की जो वैल्यूएशन लगाई वो 30 करोड़ रुपए लगाई। ये भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब फाइनल डील जो हुई उनकी 2.5 करोड़ की हुई, जिसमें शार्क उनके बिजनेस में 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और उनके बिजनेस की 5% इक्विटी ले लेंगे। तो उनकी वैल्यूएशन क्या हुई? 50 करोड़ की। तो सिंपल वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया कि 1 करोड़ को डिवाइड कर दिए 1% से, तो वैल्यूएशन निकल के आएगी 100 करोड़ रुपीस। अगर 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे आप 3% से, तो आपकी वैल्यूएशन निकल के आएगी बिजनेस की 33 करोड़ रुपीस। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं किसी भी बिजनेस की, और ये हर वीडियो में सेम रहेगा। तो इस फॉर्मूले को नोट करके रख लो, क्योंकि ये हर वीडियो में काम आने वाला है। तो और भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा हर एक एपिसोड की, तो आपको उसमें वैल्यूएशन का फॉर्मूला आप जब लगा सकते हो, क्योंकि इस वैल्यूएशन के फॉर्मूले को आप याद करो। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विटी क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि शार्क आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितने परसेंट की मालिक होंगे, मतलब कितने परसेंट की इक्विटी होगी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक पिज्जा है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, और आप उस पिज्जा को, इस 100 रुपए वाले पिज्जा को आप कंपनी समझो। ठीक है, शार्क ने 5 रुपए दिया, तो आपको उस पिज्जा में से अपने 5 रुपए, 5% हिस्सा आपको शार्क को देना पड़ेगा। टोटल आपके पास 100 रुपए हैं, शार्क ने आपको 5 रुपए दिए, उन्होंने कहा मैं, मेरे को आपको 100 रुपए में से 5% चाहिए, तो आपको आपने उनको दे दिया। आपके पास क्या आ गया? 5%। आपके पास क्या आ गया? 5 रुपए आ गए। आपने अपनी कंपनी का शेयर किसे दे दिया? शार्क को दे दिया। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना। ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन का मतलब पता है? कंपनी की आज की कीमत क्या है। इक्विटी का मतलब बिजनेस का वो हिस्सा जो इन्वेस्टर अमाउंट, कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करके ले लेता है। जितनी ज्यादा इक्विटी उतना ज्यादा कंट्रोल शार्क का होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर शार्क ने 51% इक्विटी होती उस बिजनेस पे, तो पूरा कंट्रोल शार्क का होता, पूरा कंट्रोल शार्क का होता। अगर 51% इक्विटी अगर शार्क दे देते, या क्रॉफिल ब्रदर्स शार्क को दे देते 51% इक्विटी। आई होप ये समझ में आया होगा कि वैल्यूएशन क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। हाँ, एक और चीज, इक्विटी का मतलब सिर्फ शार्क को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ये नहीं, मेजर डिसीजन भी अगर लेने पड़ेंगे क्रॉफिल गाइस को, तो आप शार्क को वो इन्वॉल्व करेंगे उसमें। और कंपनी के आईपीओ के जब सेल के वक्त शार्क को भी रिटर्न मिलेगा। मतलब जितना उसका आईपीओ लॉन्च होगा, जितने आप अगर कंपनी वो बनाना चाहेंगे, जितने उनके पास शेयर आएंगे, तो उनका भी उसमें हिस्सा होगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से, वैल्यूएशन और इक्विटी से, फाउंडर के लिए क्या लेसन है और स्टूडेंट के लिए क्या लेसन है। तो वैल्यूएशन, अपनी जो बिजनेस की ना वैल्यूएशन जस्टिफाइज करनी पड़ती है। ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल कितना है बिजनेस में, ये आपको दिखाना पड़ेगा जब आप इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे अपने बिजनेस के लिए। हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है ये बताना पड़ेगा छाती ठोक के। ठीक है, सही से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि क्रॉफिल गाइस ने बताया कि सितंबर में 40 लाख था, दिसंबर में 1 करोड़ होगा, ये बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब जाके मतलब शार्क को बिलीव आएगा आपके ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट काफी इंगेजिंग लगा होगा, और आने वाली वीडियोस में ऐसे बने रहे। पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंगेजिंग होने वाला है, आप प्लीज पूरे वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, आइए अब बात करते हैं डेट वर्सेस इक्विटी। लोन ले या हिस्सा दे। डेट का मतलब है लोन लेना, किसी से बाहर से कर्ज लेना मतलब। तो आप लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हो? बैंक से ले सकते हो, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन मिलता है वहां से ले सकते हो। पर लोन लेने पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जिससे आप लोन लोगे, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, दोनों देने होते हैं। इक्विटी नहीं जाती, ये हमारे पास एडवांटेज होता है फाउंडर के पास, इक्विटी नहीं जाती पर फुल कंट्रोल रहता। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज, अगर लॉस हो तो भी ईएमआई देनी होती है। अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो भी आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। उस साल अगर ने अगर 50 लाख का लोन लिया है और आपने उस साल 20 लाख रुपए अर्न करा है, तो आपको ईएमआई देनी ही पड़ेगी, अपनी जेब से क्यों ना देना पड़ा। हाई रिस्क लेता है, इनकम ग्रांटेड हो या नहीं हो कुछ पता नहीं कि उस साल में कितनी हो। 20 लाख भी हो सकती है, वो तो एवरेज लेके चल रहा है 1 करोड़ का, लेकिन आपकी इनकम 20 लाख भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं डेट लेने के क्या केस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख का लोन लिया,
उस पर 12% इंटरेस्ट निकालोगे आप, तो साल का इंटरेस्ट निकलेगा 6 लाख रुपए, जो बैठता महीने का आपका 50,000 रुपए पर मंथ। तो आपको 50,000 इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, जिससे भी आप लोन लोगे। तो ये तो काफी रिस्की है भाई। एक तो हमें पैसा नहीं मिल रहा, पर जब अगर ये लोन ले ले तो ये तो इन्वेस्ट शुरू अर्ली एज में काफी डिफिकल्टी में ला देगा फाउंडर्स को, जो स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन है इक्विटी का। इक्विटी का मतलब होता है पार्टनरशिप, अपनी थोड़ी कंपनी का हिस्सा दूसरे वाले को दे देना, जो इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी में। तो इन्वेस्टर बिजनेस का हिस्सा लेते हैं, ये मेन पॉइंट आपको क्लियर है। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, पर प्रॉफिट में शेयर देना होता है आपको, जितने परसेंट की इक्विटी लेगा, ठीक है। इन्वेस्टर बनता है पार्टनर प्लस एडवाइजर। फॉर एग्जांपल शार्क है, शार्क मल्टीपल बिजनेस चला रहे हैं, तो उनकी काफी और उनकी नॉलेज आपके लिए एक एडवाइस के लिए काम आ सकती है। तो ये एक एडवांटेज रहता है। अगर लॉस हो तो इन्वेस्टर को भी लॉस, अगर आपको लॉस हो तो इन्वेस्टर को भी लॉस, ये एक फायदे वाली चीज है। रिस्क इसमें काफी कम होता है। लो फॉर द फाउंडर इन द बैड टाइम्स, ठीक है। एग्जाम्पल, शार्क ने 2.5 करोड़ रुपए दिए 5% के लिए, तो आपका 5% का हिस्सा, 2.5 करोड़ दिए तो 5% हिस्सा लेंगे प्रॉफिट में, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिल गाइस ने इक्विटी इक्विटी को ही बेटर समझा, तो इन्होंने इसलिए वो शार्क टैंक्स में आए थे, ठीक है। अर्ली स्टेज पे बताना चाहूंगा, अर्ली स्टेज पे स्टार्टअप में कैश फ्लो अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए हमें इक्विटी लेनी चाहिए। अगर डेट लेते हैं तो 50 लाख का ये 12% 6 लाख रुपए बैठता, ठीक है, तो वो हमारा कोई फायदे का सौदा नहीं है। इक्विटी में शार्क उनके पार्टनर बनते हैं, नेटवर्क कनेक्ट मेंटरशिप फ्री में मिलती है, ये मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। रियल वर्ल्ड रूल के हिसाब से जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो प्रॉफिटेबल है वही स्टेबल बिजनेस प्रेफर करते हैं डेट। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप डेट ले सकते हो, जिसपे ठीक है, वो आपके लिए फिर बेटर रहेगा। अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रेफर रहेगा इक्विटी, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल फर्स्ट, इंटरेस्ट बर्डन बाद में, ठीक है। ये क्रिटिकल डिसीजन बन जाता है, जो एक हर एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए, कि अगर देखो आप प्रॉफिट में हो, आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट में है, काफी अच्छा प्रॉफिट है, तो आप इस तरफ जा सकते हो। और आपको अगर अपने बिजनेस की इक्विटी दूसरे को नहीं देनी, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो डेट का। पर आप अगर अर्ली स्टेज में एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, तो आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, जिसमें आपको मेंटरशिप वगैरह सब कुछ मिलेगी, जो आपको इन्वेस्ट करेगा वो आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि डेट और इक्विटी में क्या फर्क होता है। आइए अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो क्रॉफल गाइस के हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं, एक स्टोर का, एक मंथ का, ठीक है। एक स्टोर की पूरी कहानी देखने वाले हैं, इसमें क्या है। सबसे पहले, ये क्यों जरूरी है। अगर आपको किसी बिजनेस का अगर सच जानना है ना, वो प्रॉफिटेबल है या लॉस है, तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस ही देखा जाता है। कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा जब ही डालता है जब वो सामने वाले बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे। तो इसी केस में हम प्रॉफिट गाइस का मंथली पीएनएल देखने वाले हैं, जो उन्होंने खुद वीडियो में कहा था, ठीक है। तो इनका जो मंथली रेवेन्यू है वो 30 लाख रुपए है, ठीक है। मंथली रेवेन्यू इसका 30 लाख रुपए है, और इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेल्स पता होना जरूरी है बिजनेस की, और उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट पता होना चाहिए। तो सेल्स में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो हमारे पास बचता है नेट प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बिजनेस को रन कराने में हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपेंस आपके बिजनेस को हेल्प करता है रन करने में, तो डे टू डे हर दिन के जितने खर्च होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में आते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ग्रोफल गैस के कौन से खर्चे आ रहे थे, तो उनकी एक तो आ रही थी फूड कॉस्ट, जो मैंडेटरी है। दूसरी रेंट, सैलरी, मार्केटिंग, यूटिलिटी एंड एक्सपेंसेस, तो इन सबको मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। आया बात समझ में। रेवेन्यू में से अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। और हमें अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालना हो उसका, लाइक शार्क की टर्म्स में अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है, वो कहते हैं ना 70% मार्जिन बच रहा है, ये बच रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से। नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है जितनी आपकी सेल हुई है उस मंथ में, इनटू 100, ठीक है। मंथ में अगर मंथली कर रहे हो तो मंथ की देखोगे, और ईयरली कर रहे हो तो ईयर की सेल देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे वाले केस में
हमारी जो इनकी जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया था, सारे ये टोटल इनका रेवेन्यू था 30 लाख। इसमें से हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट के जितने खर्चे बैठ रहे थे, सारे खर्चों का टोटल जो बैठ रहा था 14.7 लाख बैठ रहा था। हमने 30 लाख में से ये हमने माइनस करा तो हमारा नेट प्रॉफिट जो बचा 15.3 लाख का बचा। तो अगर 15.3 लाख का बचा और टोटल सेल हमारे पास 30 लाख है, ये टोटल सेल हमारे पास 30 लाख है और हमारा नेट प्रॉफिट क्या है 15.3 लाख। इसे हम डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो आएगा 51% का प्रॉफिट मार्जिन आएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज यह है कि भैया की फूड फूड कॉस्ट कैसे निकाल लिया आपने 30%। तो फूड कॉस्ट निकालने के लिए भी आप एक फॉर्मूला है वो याद कर लो। जितनी आपकी एक पीस को बनाने में जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ इंडिग्रेंट्स, जितनी आपकी लागत लग रही है एक पीस को बनाने में, और जितना आपने पूरे उसका प्राइस सेट कर रखा है, उससे डिवाइड करनी है इंटू 100। जैसे कि हमारे केस में 75 रुपए उस पार्टिकुलर क्रॉफल का हमारा वो आ रहा था, लागत आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी, और हमने 275 रुपए का इसको सेल कर रहे थे, तो वो वाला प्राइस को हमने इससे डिवाइड करना है इंटू 100। तो हमारा जो फूड कॉस्ट आ रहा है वो 30% आ रहा है पूरे सेल का। तो हमने यहाँ वही लिया, फूड कॉस्ट 30% लिया है, तो हमारा बैठ रहा है 9 लाख का खर्चा बैठ रहा है हमारा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पूरा स्टोर लेवल पे इनका जो आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन वो आ रहा है 51% का। और ये प्रॉफिटेबल था फ्रॉम डे वन से ही, ये शार्क में उन्होंने बताया था और शार्क इससे काफी खुश भी हुए थे, ये बात आपको पता होगी। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रॉफिट लॉस, ये जान लेते हैं। तो शार्क टैंक में जो सबसे बड़ी चीज नोटिस होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है, कि एक बिजनेस स्टोर लेवल पर कितना प्रॉफिटेबल है और कितना वो अर्न कर रहा है। मतलब अगर सिर्फ एक स्टोर चालू रहे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो क्या वो अपने आप प्रॉफिट जनरेट करता है, कर सकता है? तो क्रॉफिल गाइस का आंसर था हाँ, यस, कर सकता है, और डे वन से प्रॉफिट था उसमें, प्रॉफिटेबल था। इसका मतलब ये मॉडल स्केलेबल भी है और ग्रोथ भी है इस प्रोडक्ट में। ठीक है। मतलब एक स्टोर का प्रॉफिटेबल है, अगर एक स्टोर क्रॉफिल गाइस का प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे ही हम 10 स्टोर अलग अलग सिटीज में खोल लें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। मतलब नेट प्रॉफिट का, फूड कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है। और मेनली ये जो फॉर्मूले है ना, हर एक वीडियो में अप्लाई करके देखना, जो हम डिकोड करने वाले हैं, और याद कर लो इन्हें कॉपी पे। जैसे आप धीरे धीरे इसे पढ़ोगे, लिखोगे कॉपी पे, अप्लाई करोगे, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जैसे स्टार एकदम निकाल लेता है ना कि नेट प्रॉफिट सेल्स कितने हुई, खर्चे कितने आते हैं, तो एकदम से फटाफट कैलकुलेशन करते हैं वो। तो मतलब उन्हें प्रैक्टिस हो गई, तो ऐसी आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। आई होप आपको समझ में आया होगी पीएनएल को कैसा देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स की। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट इकोनॉमिक्स। मतलब क्या होता है, इसमें एक पार्टिकुलर हम पर यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसमें कितना एक्सपेंस हमारा लग रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, कितना नेट मार्जिन मिल रहा है, कितना ग्रॉस मार्जिन मिल रहा है, कितना हमारी कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट को बनाने में, कितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं। तो इस चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। तो अब इस वाले पार्ट में हम जानेंगे कि एक क्रॉफल की जर्नी को जानेंगे कि एक पार्टिकुलर क्रॉफल का हम सेलिंग प्राइस, इंडिकेटेड कॉस्ट सबको निकालने के बाद हमें कितना बच रहा है। अगर हमें एक यूनिट की कॉस्ट पता चल गई तो हम उसकी 100 यूनिट, 100 क्रॉफल का हमें निकालना हो रेवेन्यू, तो इजीली निकाल सकते हैं। 1000 हो, 10,000 हो या 1 लाख हो, तो एकदम इजीली हम निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने सेलिंग प्राइस एक क्रॉफल का रखा है 250 रुपए, जो कस्टमर पे करेगा हमें। 250 का एक क्रॉफल रखा था, जिसमें हमारी इंटीग्रेटेड कॉस्ट आ रही थी 75 रुपीज, जो 30% था प्राइस के। ये हमने पीछे कैलकुलेट करा था, कैसे करा था, या आप पिछली वाली स्लाइड में जाके देख सकते हो। ग्रॉस मार्जिन होता है, ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दो, मतलब जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं उसमें से जितनी उसकी बनने में लागत आई है उसे माइनस करो, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है। तो 175 बच रहा है, इसका 70% मार्जिन कह सकते हैं। कैसे कैलकुलेट हुआ वो पीछे देख सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरहेड की। ओवरहेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प नहीं करते डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली उस चीज को हेल्प करते हैं। लाइक जैसे कि मंथली रेंट हो गया, तो मंथली रेंट जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2,20,000 दे रखा है मंथली रेंट, और आप उस महीने में 4,000 क्रॉफल सेल कर देते हो, तो पर पर क्रॉफल पे आप कितना रेंट पे करते हो, ये निकालने के लिए आपको 2,20,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 4,000 से, तो 55 रुपए पर पीस पे आप रेंट पे करते हो। तो अप्रोक्स हमने 60 मान लिया था, ठीक है, हम 60 माइनस कर देंगे 175 से।
तो ये जो एक्सपेंस हमने ग्रॉस मार्जिन मार्जिन में से माइनस कर दिया, तो इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा नेट यूनिट प्रॉफिट, जो हमारे पास बच रहा है 46% नेट मार्जिन बैठ रहा है इस पे। अब ये नेट मार्जिन हमने कैलकुलेट कैसे करा, 150 115 को डिवाइड कर दो 250 से और इनटू कर दो 100 से, तो आपका नेट मार्जिन आ जाएगा। बिल्कुल ये ग्रॉस मार्जिन की तरह ही है, बिल्कुल फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिट का हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 250, तो 10 क्रॉफल का कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ढाई ढाई हजार हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट तो इंटू 10, प्रॉफिट आया था हमारा 175, ग्रॉस मार्जिन बच रहा था ना, तो प्रॉफिट से भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो 1750 आया। ऐसे 100 क्रॉफल्स का निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। 1000 पर डे क्रॉफल बिक रहे हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट इंटू सेकंड्स में कर सकते हो भाई। ठीक है, तो यूनिट इकोनॉमिक्स एक यूनिट सेल करने में का कंप्लीट मैथ है। अगर सिंपल टर्म्स में समझना चाहोगे तो अगर एक क्रॉफल में प्रॉफिट है तो 1000 में भी और भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना हर स्टार्टअप फाउंडर का बहुत मैंडेटरी होता है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी प्रैक्टिकल भी है। ये चीज तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि मतलब आपको अगर एक यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है तो 100 यूनिट में भी प्रॉफिट होगा। अगर एक यूनिट में ही आपको नुकसान है तो 100 यूनिट में भी भाई आपका नुकसान डबल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। आइए अब बात करते हैं सीएसी एंड एलटीवी क्या होता है, मतलब कस्टमर की असली वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं सीएसी क्या होता है। सीएसी का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो कस्टमर को लाने की कॉस्ट, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कॉस्ट, लाइक एडवर्टाइजमेंट एड एक्सपेंस। ठीक है, इसका सीएसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल मार्केटिंग स्पेंड। आपने जितना मार्केटिंग में स्पेंड करा उसे डिवाइड कर दो जितने आपके नए कस्टमर आए हैं उस एड को लगाने में या मार्केटिंग करने में, ठीक है, उस न्यू कस्टमर से आप डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपके 10 लाख रुपए एड एक्सपेंस के बने, ठीक है, उस 10 लाख का एड लगाने के बाद आपके पास आ रहे हैं 1000 नए कस्टमर, तो उसका सीएससी क्या क्या होगा, 10 लाख को डिवाइड करो तो 1000 से। तो हम पार्टिकुलर एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट हमारी बैठ रही है 1000 रुपए पर कस्टमर बैठ रही है, हमें एक कस्टमर की कॉस्ट बैठ रही है 1000 रुपए पर कस्टमर। ठीक है, अब क्रॉफल गैस की क्या स्ट्रेटेजी थी, उनकी जो स्ट्रेटेजी वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते थे, जो उनका कंटेंट काफी वायरल जाता था और अपने मुंह से ही अपनी मार्केटिंग कर देते हो, फ्री मार्केटिंग अपने मुंह से अपने आप मार्केटिंग होती है। और सबसे बढ़िया चीज यह है इनकी जो लोकेशन थी आउटलेट की, काफी अमेजिंग जगह थी, क्योंकि जो इनकी आउटलेट की लोकेशन थी इन्होंने अपने वीडियो में ही बताया था शार्क टाइम में, ये बेल्जियन बैफल के अपोजिट इन्होंने आउटलेट खोला था, जिससे कि उनकी ऑडियंस उनके कस्टमर भी अट्रैक्ट कर पाए यहाँ, क्योंकि ये दोनों का ये तो कॉम्बिनेशन बेच रहे थे ना, कोरोसेंट और बैफल का कॉम्बिनेशन बेच रहे थे क्रॉफल के नाम से। तो काफी ज्यादा ऑडियंस इनकी मतलब अट्रैक्ट होगी, उनकी ऑडियंस इनके पास अट्रैक्ट होगी। तो लो एड स्पेंड था, इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, या ये जाना सारी जो चीज थी, इन्होंने काफी कम पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करा, ये हम देख रहे हैं। तो इनका काफी वेरी लो सीएससी बैठ रहा है। तो अगर जितना सीएससी कम होगा, एक बात ध्यान रखना, जितना सीएससी कम होगा उतनी आपकी जो ऑडियंस होगी वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक होगी। ठीक है, आप ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हो उस चीज पे, लेकिन आपकी ऑडियंस आपके पास आ रही है, तो काफी लो, हर बिजनेस में सीएससी लो होना चाहिए। अब बात करते हैं एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। तो एक कस्टमर हमें लाइफ टाइम कितनी वैल्यू देगा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। तो एलटीबी को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज ऑर्डर इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू मंथ ऑफ एक्टिव। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक महीने में उसने कितनी बार ऑर्डर प्लेस करा आपकी शॉप पर आकर या ऑनलाइन, और मंथ एक्टिव कितने मंथ तक करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बैठ रही है 250 का क्रॉफल्स, विजिट करता है एक कस्टमर आपको 4 बार विजिट करता है महीने में, कस्टमर आपके पास रहता है 12 महीने, आपके पास हर महीने कस्टमर आता है और हर महीने में 4 बार ऑर्डर करता है। तो एलटीवी निकालोगे इसका 250 से मल्टीप्लाई करोगे 4 into 12, तो हमारा एक कस्टमर जो हमें वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 12,000 रुपए, जो सीएससी से ज्यादा है। और एलटीपी हमेशा सीएससी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की जो कॉस्ट है वो हमें वैल्यू ज्यादा मिलनी चाहिए, ना कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। तो सीएससी का मतलब क्या है कि हम कस्टमर को
एड एक्सपेंस से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास, मतलब एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट सीएससी, एलटीपी एक कस्टमर हमें कितनी वैल्यू दे रहा है, तो हमेशा एलटीपी ज्यादा होना चाहिए सीएससी से, तो आपका बिजनेस सही चल रहा है। अगर आपका सीएससी ज्यादा है एलटीपी से, तो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसे फिक्स करने की रिक्वायरमेंट है। एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से और समझाता हूँ, जैसे कि जोमेटो हमें गोल्ड सब्सक्रिप्शन देता है, दे पे टू एक्वायर यू, होपिंग योर ऑर्डर, साल में आपके जो उसके वो समझता है कि 20 ऑर्डर तो आप दोगे दोगे उसे पूरे साल में। अगर तुम सिर्फ 2 बार ऑर्डर करोगे जोमेटो से तो जोमेटो का लॉस, अगर तुम 30 बार करोगे तो जोमेटो का प्रॉफिट। तो ये लेसन हर एक एवरी बिजनेस को या फाउंडर को सीखना है कि ऑलवेज ट्रैक सीएससी एंड एलटीपी, दोनों को ट्रैक कर लो एक साथ। अगर एलटीपी सीएससी से ज्यादा है तो बिजनेस में सीरियस प्रॉब्लम है, इमिडिएटली फिक्स करने की आपको जरूरत है। तो आई होप आपको सीएससी एंड एलटीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वही जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला विद एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होंगे ना अलग अलग, अगर मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा किसी और की स्टोरी पे, तो सेम ही तो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं ना, और जो नया कॉन्सेप्ट है उसे आप कॉपी पे अपने नोट डाउन करो, तो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको इंटरेस्ट भी आया कि ये चीज तो मैंने पढ़ी हुई है। तो आई होप आपको सीएससी एंड एलटीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आइए अब बात कर लेते हैं वन रेट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट आर्क्स क्या था। अब एक कॉन्सेप्ट है जो शार्क टैंक में बार बार आता है, जिसे हम वन रेट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन में अगर समझना चाहें तो हर महीने कितना कैश आपका जल जाता है, क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू से ज्यादा आपका स्पेंड हो रहा है, मतलब इतना आप कमा, इतना आपकी सेल नहीं हो रही जितने आपके खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख रुपए की रेवेन्यू हुआ और आपकी कॉस्ट आ रही है 15 लाख रुपए की, तो उस महीने में आपका बर्न रेट जो होगा 15 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो तो 5 लाख का आपका कितना होगा बर्न रेट होगा उस महीने में। इसका मतलब हर महीने में आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टर के पैसा खत्म कर रहे हो। तो चार सिनेरियो स्लाइड पे दिख रहे होंगे आपको। हाई बर्न रेट मतलब डेंजर, 85% अगर बर्न रेट है तो मतलब काफी डेंजर सिचुएशन में आपका बिजनेस। और मॉडर्न बर्न रेट है आपका 55%, तो आपका मॉडरेट में आ जाएगा। तो कॉमन फॉर स्टार्टअप की जो रेंज होती है वो 55% रहता ही रहता है इसमें बर्न रेट। तो 25% तुम्हारा कंट्रोल्ड है एंड 5% नो बर्न, आपका बिजनेस है प्रॉफिटेबल चल रहा है, कोई बर्न नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। तो क्रॉफल गाइस के केस में जो था उनका कंट्रोल था, कंट्रोल बर्न रेट था, क्योंकि वो स्टोर लेवल पे प्रॉफिटेबल थे और कैपिटल को ग्रोथ के नहीं होती, सर्वाइवल के लिए नहीं होती है। तो उन्हें ग्रोथ के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, ना कि सर्वाइवल के लिए। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट आर्क्स की। तो टोटल नीड थी क्रॉफल गाइस को 5 करोड़ रुपए की, पर उन्हें मिले 2.5 करोड़ रुपए शार्क से। तो वो उस फंड को किस तरीके से यूज करेंगे, तो सबसे पहले वो स्टोर एक्सपेंशन पे 40% यूज करेंगे, जिन्होंने वीडियो में उन्होंने देखा, ब्रांड एंड मार्केटिंग पे 30% एंड ऑपरेशन पे 20% एंड ओवरऑल वर्किंग कैपिटल पे 10% यूज करेंगे। तो ये उनका यूज ऑफ फंड हो गया। तो इस स्लाइड से आपको क्या सीखने को मिलता है, और कि मतलब क्या हमें मतलब बर्न रेट कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए। तो एक इन्वेस्टर का पैसा दो चीजों में जाता है। पहला, बिजनेस को सरवाइव करने में अगर लॉस में है तो। दूसरा, बिजनेस को स्केल करने में, एक्सपेंड करने में अगर प्रॉफिटेबल है तो। इन्वेस्टर हमेशा प्रेफर करता है दूसरा ऑप्शन, ऑलवेज। तब उनका रिटर्न ज्यादा होगा और वो सिक्योर होते हैं उस चीज में। तो हमेशा एक्सपेंड करने की सोचो, सर्वाइवल करने की मत सोचो बिजनेस। आइए अब बात करते हैं शार्क इन्वेस्ट क्यों करते हैं बिजनेस में। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं इन्वेस्ट करते समय अपने मनी को। सबसे पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है नंबर्स, तीसरा है फाउंडर्स। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो ये चेक करते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं। तो क्रॉफल गाइस की केस में न्यू फूड कैटेगरी थी क्रॉफल के नाम से, ठीक है, काफी फेमस भी थी और इंस्टाग्राम पे भी, और लोग और डे वन से प्रॉफिटेबल भी अर्न कर रहे थे। तो हाई ग्रॉस मार्जिन, उसके बाद हाई ग्रॉस मार्जिन चेक करते हैं तो 70% था इनके केस में। तो ये मैंने निकालना पीछे सिखा दिया आप। स्केलेबल स्टैंडर्ड रेसिपी है या नहीं ये चेक करते हैं। और क्या आपके प्रोडक्ट को लोग जानते भी हैं या नहीं ग्राउंड लेवल पे, क्या आपके प्रोडक्ट का नाम जानते हैं, क्रॉफल होता क्या है, ये सब चीजें जानते हैं या नहीं, तो ये प्रोडक्ट में चेक करते हैं शार्क।
तो नंबर्स में क्या चेक करते हैं साथ, फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ, क्या आपके जो बिजनेस है उसमें सेल्स आपकी बढ़ भी रही है या नहीं, क्या एक जगह रुक गई है, ये चेक करते हैं। तो क्रॉफल गाइस के केस में क्या था, 40 लाख रुपए 4 महीने में उनके रेवेन्यू जनरेट हो गया था उनके पास। तो प्रॉफिटेबल था डे वन से ही उनका प्रोडक्ट, और स्टोर लेवल पे 51% का मार्जिन था। और ये 51% का मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना हमने पीछे वीडियो में देखा है। तीसरी चीज जो वो चेक करते हैं फाउंडर्स, कि आपके फाउंडर ऑनेस्ट हैं या नहीं, क्या वो फ्यूचर में उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं, क्या उनके पास फ्यूचर का रोड मैप है या नहीं। तो चारों के पास जो थी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स थी, हमने फाउंडर वाले सेक्शन में बात करी थी। क्या वो ऑनेस्ट है या डेटा ड्रिवन है, सही से अपने बिजनेस को समझा भी पा रहे हैं या नहीं। क्लियर नेशनल एक्सपेंशन प्लान, क्या उनका क्या विजन है, वो फाउंडर को मतलब बताना पड़ेगा। मेंटली वो स्ट्रांग है या नहीं, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम आते हुए वो वीक तो नहीं हो जाएंगे, तो ये चीज चेक होती है वहाँ। ठीक है, इसमें देखा जाए तो तीन चीजें देखते हैं, प्रोडक्ट के क्या होता है, नंबर कितना कमाते हैं, और फाउंडर कौन है, ये चीजें चेक होती हैं। और सीखने को क्या मिलता है हमें इस स्लाइड से, वैल्यूएशन हमेशा डिफेंड करनी होती है। किसी भी, अगर कोई भी आपके पास फाउंडर है, उसे इन्वेस्टिंग लेनी है किसी से, तो अपनी वैल्यूएशन डिफेंड करनी पड़ेगी भाई। अब फ्यूचर में 100 करोड़ होगा तो ये बोलने के लिए आपको प्रोजेक्शन प्लस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी, जब जाके आप अपनी कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन दे पाओगे। आपको उसके लिए आपके पास पास्ट नंबर होने चाहिए जो रियल और एक्चुअल होने चाहिए, और आपके पास उसकी फ्यूचर का विजन होना चाहिए आपके पास, जब जाके आप जस्टिफाई वैल्यूएशन दे पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, हमने पूरी वीडियो में जो फाइनेंस कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने रेवेन्यू कैसे निकालते हैं वो सीखा, ग्रॉस मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो सीख लिया, वैल्यूएशन किस तरीके से निकलती है वो सीख लिया, इक्विटी क्या होती है हमने वो सीख लिया, डेट वर्सेस इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है वो सीख लिया, पीएनएल में से हम नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं ये देख लिया, यूनिट इकोनॉमिक्स हम क्या होता है हमने ये जान लिया, सीएसी क्या होता है, एलटीवी क्या होता है, बर्न रेट क्या होता है। तो ये सारे जितने आपने 10 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज की, तो ये 10 कॉन्सेप्ट आप अपनी एक नोटबुक निकाल कर उसको अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आगे वाली वीडियो अगर मैं डिकोड करूंगा तो उसमें काफी यूज होंगे आपके। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब लास्ट में मैंने क्या करा है, जितने भी वीडियो में फॉर्मूले यूज हुए हैं उसको एक जगह मैंने कंपाइल कर दिया गया है। और एक लास्ट बात और, शार्क टैंक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, हर एपिसोड एक फ्री बिजनेस स्कूल लेसन की तरह है। अगर आप बिजनेस, फाइनेंस या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टिंग है तो हर एपिसोड को इस नज़र से देखो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दें प्लीज, सब्सक्राइब भी कर दें। और अगली वीडियो में हम एक और शार्क टैंक का एपिसोड डिकोड करेंगे और भी डीप फाइनेंस कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।